नमस्कार दोस्तों। निर्मल ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं जलवायु के बारे में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन व तापमान। तो आज हम बात करेंगे सौर विकिरण के बारे में, सौर ताप के बारे में। तो हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? वह है सूर्य, जो कि हमारी सभी जैविक भौतिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे सूर्य हमारी जैविक भौतिक क्रियाओं को या अजैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे सौर मंडल से अगर सूर्य को ही हटा दिया जाए या दूर धकेल दिया जाए तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारी पृथ्वी पर क्या पड़ेगा? आपसे सवाल है, क्या पड़ेगा? बता देता हूँ मैं ही। तो पहला प्रभाव है, पहली बात कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो कि सूर्य की उपस्थिति में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, अपने शरीर का विकास करते हैं, वह बिल्कुल भी नहीं होगा। वनस्पतियों का विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार जब वनस्पतियों का ही विनाश हो जाएगा तो उन पर निर्भर रहने वाले जीव, जिन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं, उनका विनाश होना भी निश्चय है, वे भी समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार शाकाहारी जीव जो मांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं, उनका विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे वायुमंडल में या कहें धरातल पर बनने वाले उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब के कारण जो पवन संचरण अस्तित्व में आता है वह भी नहीं होगा। पवन का संचरण अवरुद्ध हो जाएगा। अब पवन संचरण, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, सूर्यताप का क्या रिलेशन है, ये हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे। इसी प्रकार अपरदनात्मक क्रियाएं जो हमारे धरातल पर घटित होते हैं, उनका भी एक तरीके से रुक जाएंगी वो, और हमारा धीरे धीरे करके हमारे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक गिर जाएगा, इतना माइनस में चला जाएगा कि संपूर्ण पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी, संपूर्ण धरातल बर्फ से ढक जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारे जीवन रहना संभव नहीं होगा, एक तरीके से असंभव सा हो जाएगा। तो आप सब समझ ही गए होंगे इन उदाहरणों से कि सूर्य किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, किस प्रकार से ये हमारे जैविक अजैविक क्रियाओं को या कई भौतिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हम जानते हैं सूर्य किस रूप में है मौजूद है? एक विशाल अग्निपिंड के रूप में मौजूद है। कैसे? एक विशाल अग्नि पिंड के रूप में मौजूद है। अब अग्निपिंड है तो निरंतर ऊर्जा का विकिरण तो करेगा, उत्सर्जन तो करेगा। ये मान लीजिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा है। क्या है ये? सूर्य। ठीक है, इस सूर्य द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा का कुछ भाग हमें पृथ्वी को भी प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। समझ में आया? सूर्य द्वारा विकृत की गई ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य द्वारा निकाली गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सूर्यताप या सौर विकिरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंसोलेशन। ये हमारी पृथ्वी छोटी है सूर्य की तुलना में, तो इसका एक जो भाग है सौर विकिरण का, वो हमारी पृथ्वी को प्राप्त होगा। वे क्या होगा? सौर विकिरण। अब वह मात्रा क्या है? तो हमारी वायुमंडल के बाह्य भाग में, ये पृथ्वी हमारी और ये हमारा वायुमंडल, तो हमारी पृथ्वी के बाह्य भाग में, वायुमंडल के बाह्य भाग में 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है। अर्थात प्रति 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर में वायुमंडल के ऊपरी भाग में 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितनी कैलोरी प्राप्त हो रही है? 1.94। अर्थात इस जगह पे कितनी ऊर्जा की प्राप्त हो रही है? 1 वर्ग सेंटीमीटर 1.94। ये क्या है? सूर्य ताप की मात्रा। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये जो मात्रा है सूर्य ताप जो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, वे पृथ्वी के धरातल पे सभी जगह समान रूप से नहीं पाया जाता, भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है, जिनके पीछे अनेकों कारण जिम्मेदार हैं। वे कारक कौन कौन से हैं वो एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है ना?
सूर्य ताप समझ में आ गया क्या होता है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य ताप। इंग्लिश में इसका नाम है आइसोलेशन। तो वे कार्य कौन कौन से हैं जो सूर्य ताप की भिन्नता के पीछे जिम्मेदार हैं? पहला कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। क्या? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। तो आप सबने लट्टू देखे होंगे बचपन में, वो धागा बांध के घुमाते थे। आपने नहीं देखे होगा, किताबों में तो देखा ही होगा। कुछ इस प्रकार से होता है लट्टू, जिसमें एक नीचे एक सुई सी लगी होती है और कुछ इस प्रकार इसमें रस्सी बांधते हैं और खींच देते हैं, ठीक है। तो इस दूरी के ऊपर लट्टू वो घूमता रहता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी पथ पे अपनी धुरी पे चक्कर लगा रही है पश्चिम से पूरब की। और मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है जो कि किस दिशा में घूम रही? पश्चिम से पूरब की ओर, यहाँ से इस दिशा की ओर। फिर ऐसे इसी प्रकार पे ऐसे घूमती। 2 डायमेंशन ड्राइंग चित्र है ये, तो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना। पश्चिम से पूरब की ओर, जबकि इसकी धुरी यहाँ से ना हो करके, पृथ्वी ऐसे नहीं घूम रही है, यहाँ है। ये पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री पे घूम रही है। मतलब कुछ इस प्रकार से पृथ्वी की धुरी है, इस स्थान पे पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर सीधी ना घूम के इस प्रकार से। समझ में आया कैसे घूम रही है? 23.5 डिग्री धुरी पे पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूम रही है, जो कि इसके अक्षांश। अब अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं? क्या होता है हमारे ग्लोब, आपने देखा होगा कभी, मैप देखा होगा, तो उस पर कुछ चौकोर लाइनें बनी हुई हैं। तो ऐसी वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं जो बड़े बड़े विद्वानों ने पृथ्वी की लोकेशन, किसी स्थान की दिशात्मक कोणात्मक दूरी ज्ञात करने के लिए खींची गई हैं। यही रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांशीय देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। जो अक्ष के समांतर हैं, धरातल के मतलब आड़ी रेखाएं, उन्हें कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। जैसे ये धरातल है तो इन रेखाओं को कहते हैं आड़ी रेखाएं या अक्षांशीय रेखाएं। और जबकि उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को दक्षिणी देशांतरी रेखाएं कहते हैं। फिलहाल तो ये जान लें अक्षांशीय रेखाएं। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव इसके अक्षांशों पर पड़ने वाली सूर्यताप की भिन्नता का प्रमुख कारण है, जो कि प्रमुख रूप से सूर्यताप की भिन्नता को प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है वो हम दूसरे कारण में जानेंगे। दूसरा कारण क्या है? सूर्य किरणों का कोण, यहाँ कहें इसे नति कोण। तो सूर्य से जो ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही है, वह किस एंगल से प्राप्त हो रही है, वह हमारे सूर्यताप को भिन्नता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाभ है, अर्थात गोल ना होकर ऊपर से चपटी हुई, नीचे से दाएं बाएं से थोड़ी सी उभरी हुई। जबकि सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा पिंड है। मान लीजिए है हमारा ये सूर्य है, ठीक है। क्या है? ये सूर्य है जो कि ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। अब इसके किरण, ये आकृति इसे किस प्रकार से प्रभावित करती है इस सूर्यताप की भिन्नता को? तो जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, कम क्षेत्र पे पड़ेंगी, वहाँ सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। जहाँ सूर्य की किरणें आड़ी पड़ेंगी, अधिक क्षेत्र पे पड़ेंगी, वहाँ सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। कैसे? सिंपल सी भाषा में बात करते हैं। मान लीजिए कोई सूर्य की किरणें हैं, सूर्यताप है, ये फिक्स एरिया में कोई जा रहा है, तो ये विषुवत रेखा पे लंबवत चमकेंगी, तो केवल इतने से भाग को गर्म करेंगी। कितने भाग को? मान लीजिए ये एक भाग है जो इतने में। जबकि यही सूर्य किरणें इतनी ही मात्रा में अगर ऊपरी अक्षांशों के ऊपर जाएं, ध्रुवों की ओर जाएं, तो अधिक क्षेत्र में पड़ेंगे और कम, मान लीजिए इनकी चौड़ाई इतनी ही है जितनी इनकी है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्षेत्र में विस्तार हुआ ना कि नहीं हुआ? ऊर्जा की मात्रा तो उतनी है, लेकिन क्षेत्र में विस्तार हो गया। तो यहाँ पे क्या है? कम सूर्यताप की, कम गर्म करेगा, सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। ये इतना मान ली, इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए इस सीमा पे, तो ये यहीं तक प्राप्त हो रही। तो ये एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ, एक्स्ट्रा क्षेत्र को कवर किया ना सूर्यताप ने, तो यहाँ पे क्या हुआ? सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। दूसरे डायग्राम से देखें तो मान लीजिए ये कोई सूर्यताप की किरणें हैं, ठीक है ना। ये क्या है? सूर्यताप की किरणें। और ये कोई धरातल है। क्या है ये?
ये कोई धरातल है, ऑब्जेक्ट है जिस पे सूर्यताप की किरणें पड़ रही हैं, ये सूर्यताप की किरणें हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना एरिया कवर किया ये, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आड़ा कर दिया जाए, कैसा, तिरछा कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया आपने तिरछा ये वाला। तो अब देखिए इसकी किरणें कितनी पड़ेंगी, तो ये ज़्यादा क्षेत्र पर पड़ी ना, मात्रा किरणों की उतनी है, क्षेत्र ज़्यादा ले लिया, वही वाली बात हुई। स्टोव पे पानी कम गर्म करोगे जल्दी गर्म हो जाएगा, ज़्यादा करोगे ज़्यादा देर से गर्म होगा, ज़्यादा क्षेत्र में ओढ़ रहा है ना तो कम क्षेत्र पर प्राप्त करता है। तो ये एक सूर्य का द्वारा उत्सर्जित किरणों का हो गया, ठीक है, ज़्यादा क्षेत्र पर। दूसरी बात, जो सूर्य की किरणें हैं वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती इन एंगल के माध्यम से। कैसे, एक आ रहा है सीधी आ रही है, वायुमंडल इतना ही एरिया कवर करना पड़ा, जबकि यहाँ पे कितना वायुमंडल कवर कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ही इसकी तुलना में ज़्यादा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए यहाँ से जाएगी तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, तो ये ज़्यादा कवर करना पड़ेगा वायुमंडल के अंतर्गत। तो ये कुछ है सूर्य द्वारा उत्सर्जित किरणों के कोण के माध्यम से। इसी प्रकार से बात करें वायुमंडल की, तीसरा कारण है इसका वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता से तात्पर्य क्या है, हम जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण मौजूद, जलवाष्प मौजूद हैं। इसी प्रकार बादल भी हैं जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को उत्सर्जित कर देते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, विकिरित कर देते हैं। अब तीनों में अंतर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, कोई सूर्य किरणें आई धरातल की ओर, ठीक है, बादल होगा क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा उन किरणों को, अपने आप में संभाल लेगा, तो उसकी मात्रा जितनी धरातल पर पहुँच चाहिए थे वो नहीं पहुँचेंगे। इसी प्रकार धूलकण हुए, वाष्प हुए, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं या वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं या फिर विकृत कर देते हैं। इसी कारण से हमें सुबह मॉर्निंग के टाइम पे केसरिया रंग देखने को मिलता है आकाश में, और इसी प्रकार से हमें आकाश नीला दिखाई देने को मिलता है। किस कारण से, वायुमंडल की पारदर्शिता, ठीक है। अगर वायुमंडल में क्या कहते हैं बादल नहीं होंगे तो क्या होगा, अधिक क्या कहते हैं अधिक सूर्य ताप की प्राप्त होगी धरातल पर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये कैसे प्रभावित करती है सूर्य ताप को, तो हम सब जानते हैं ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, किस मार्ग पे, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे। इस मार्ग को क्या कहते हैं, जिस पथ पे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है उस दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पे होती है, और एक स्थिति ऐसी आती है साल भर में 365 दिन में चक्र परिक्रमा कर लेती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं, जो सबसे नज़दीक होती है, ठीक है। सबसे नज़दीक जो होती है ये सबसे दूर हो गई, ये सबसे नज़दीक हो गई। सबसे नज़दीक की स्थिति बनती 3 जनवरी को, जिसे हम कहते हैं अपसौर, अर्थात पृथ्वी से सूर्य की सबसे नज़दीक दूरी कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है, जिसे हम कहते हैं अपसौर। जबकि पृथ्वी से सूर्य की सबसे अधिक दूरी होती है वह होती है 4 जुलाई को, जिसे कहते हैं उपसौर, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, सौर विकिरण की अधिक प्राप्त होती है। जबकि सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो अधिक क्या कहते हैं सूर्य प्राप्त, जब अधिक दूर होता है तो कम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, सौर विकिरण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम बात करें दिन की अवधि की, दिन की अवधि कैसे प्रभावित करती है, अधिक बड़े दिन होंगे, सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी सौर विकिरण की। छोटे दिन होंगे, सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बात बताऊं तो हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है, गोलाब है, ठीक है, ये अक्षांशीय स्थिति है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या है भूमध्य रेखा, सॉरी
ये क्या है, भूमध्य रेखा। अब पृथ्वी कैसे गति कर रही है, इस प्रकार से, ठीक है। सूर्य की रोशनी किस प्रकार पड़ती है, इस प्रकार। पृथ्वी गति कर रही है इस प्रकार से, समझ में आया। पृथ्वी कैसे झुकी हुई है, यहाँ पे, यहाँ से घूम रही है, और सूर्य यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य की रोशनी कैसे पड़ेगी, इस पूरे एरिया पे पड़ेगी सूर्य की रोशनी, ये पूरे रोशनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जिस हिस्से में पड़ेगी वो तो क्या दिन, और उसके पीछे वाला हिस्सा रात कहलाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ तक। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, मतलब जब इस ओर होता है, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे दिन बड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अब इन अक्षांशीय स्थितियों को देखो, इधर देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, है ना। इसी प्रकार से ये इधर कितना अक्षांश है, जबकि इसके पीछे की जो दूरी है वो कम है, पृथ्वी को घूम रही है ना पूरा, तो दिन की प्राप्ति इस समय हो रही है, तो क्या दिन बड़े होंगे और इधर रातें छोटी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो आप देखेंगे सूर्य की रोशनी तो इतने में पड़ेगी ना, ये वाले हिस्से पे। तो यहाँ देखो रात की अवधि छोटी छोटी दूरी दिख रही है, यहाँ अधिक दूरी दिख रही है, अर्थात दिन का बड़ा है, रात छोटी है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी रातें छोटी हो जाती हैं, रातें दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी। तो ये कुछ दिन की अवधि के ऊपर है। इसी प्रकार से बात करते हैं जो सूर्य ताप की सूर्य विकिरण को प्रभावित करता है, तीसरा कारण स्थलीय विन्यास। स्थलीय विन्यास से तात्पर्य स्थल की आकृति या स्थल की प्रकृति। स्थल यदि मान लो धरातल पे हरा, क्या कहते हैं, वनस्पतियां विराजमान है, पूरा धरातल हरा है, तो हरे रंग की प्रकृति से सूरज की रोशनी को कम ऑब्जर्व करने की, तो उस स्थान पर सूर्य ताप की प्राप्ति कैसी होगी, कम प्राप्त होगी। इसी प्रकार धरातल वनस्पति रहित है, लाल मृदा फैली हुई है चारों तरफ, तो वहाँ सूर्य ताप की प्राप्ति कैसे प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी, क्योंकि लाल रंग का क्या अधिक प्राप्त होगी, क्योंकि लाल रंग अधिक ऑब्जर्व करता है सूर्य ताप को। इसी प्रकार यदि पर्वत पठार मैदानों की बात करें, तो पर्वतों के बारे में बात करें तो पर्वतों सूर्य के समांतर या सम्मुख स्थित पर्वत ढाल पर तापमान अधिक प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए पर्वत है, यहाँ सूरज है, तो इस ढाल पर तापमान अधिक प्राप्त होगा, सूर्य विकिरण की प्राप्ति अधिक होगी, जबकि इस पे सूर्य विकिरण की प्राप्ति कम होगी। इसी प्रकार पठारों में भी। इसी प्रकार बात करें तो बर्फ का गुण होता है कि प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण को वापस लौटा देता है। तो जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र वहाँ सूर्य तो आपकी मात्रा कम प्राप्त होती है, जबकि जो धरातलीय स्थलीय वहाँ पे सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है।